हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? आप लोगों के लिए खुशी खबरी लेके आए हम लोग एक नया बैच बनाने जा रहे हैं जो सुपर 40 के नाम पे है। एंड विल टेक मैक्सिमम 40 स्टूडेंट्स इन दिस ग्रुप। इस ग्रुप के अंदर हम लोग 40 स्टूडेंट्स ही लेके जाएंगे और टारगेट यही रहेगा कि 40 में से 40 कैसे रिजल्ट दे। जो एनडीए 2021 जो अप्रैल में होने वाला आपका एग्ज़ाम है, तो जो लोग आप लोग तैयारी कर रहे हो या इस बार एग्ज़ाम दिए हो, अच्छा रिजल्ट नहीं हो पाया किसी वजह से, या नया देने की सोच रहे हो आगे, तो डोंट वरी फॉर दैट, बिकॉज जितने भी फैकल्टी यहाँ पे हम लोग आए हैं, चाहे मैथ्स के ले लो, मैथ्स पढ़ाएंगे आपको अनु सर, बहुत फेमस है वो, आप काफ़ी ज़्यादा फेमस है, सोशल मीडिया में भी है, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑफलाइन पढ़ाते हैं। मुखर्जी नगर के नंबर 1 मैथ टीचर है। अगर मैं बोलूँ एनडीए से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड बेस्ट फैकल्टी है इन मैथमेटिक्स। और जीएस के बाद अगर लूँ मैं, जीएस के बाद हमें पढ़ाएंगे हमारे प्यारे अनादि सर है, मुखर्जी नगर में, वो भी 15 साल से लगभग पढ़ा रहे हैं जीएस, तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, वास्ट एक्सपीरियंस्ड है वो। आप बात करोगे बहुत लगेगा कि हाँ अपने भाई जैसे ही है, बढ़िया पढ़ाएंगे आप लोग। और हमारे जो साइंस का स्ट्रीम संभालेंगे वो रेशमा मैम है, वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं डिफेंस का बच्चों को, एनडीए को पढ़ा रहे हैं, सीडीएस को पढ़ा रहे हैं, सीए सबको पढ़ा रहे हैं। जनरल साइंस बहुत अच्छा पढ़ाएंगे आपको, मतलब ये कितना पढ़ाना है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, वो सारे बढ़िया तरीके से आपको जब आएंगे, मैं क्या उनके बारे में बताऊं, आप खुद जान जाओगे उनके बारे में। और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप लोग बहुत बढ़िया बोलते हो, ये तो मैं एडमिट करता हूँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए सीडीएस, ये लोग डिफेंस सर्विसेज, बहुत सारे स्टूडेंट अच्छा बोल देते हैं, बट जब एग्जाम की बारी आता है मार्क्स कम आ जाते हैं। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे क्या कारण है सारे बताऊंगा धीरे धीरे करके। बस मैं यही चाहता हूँ आप लोग जल्दी जल्दी जोड़ जाए। मैक्सिमम 40 स्टूडेंट्स हम लोग लेने वाले हैं। उसके बाद हम लोग क्लास शुरू करने जा रहे हैं नवंबर 2 से 27 अक्टूबर को एक ऐसे रखेंगे, मतलब बच्चों को एक इंट्रोडक्शन रखेंगे, और 2 नवंबर से क्लास हमारा शुरू हो जाएगा। तो मेरा काम है आपको इंग्लिश क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कहाँ से कितने नंबर आएंगे, कैसे मार्क्स स्कोर करोगे, मेरा काम यही है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग आपके रहने का व्यवस्था भी करेंगे, कैसे रहोगे, हमेशा हमारे गाइडेंस में ही रहोगे, ठीक है। हमें यही चाहते हैं कि रिजल्ट मिलना चाहिए फाइनली हमें, राइट। तो आज ये सारे फैकल्टी आपको मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। अनु सर मैथ्स, अनादि सर जीएस, रेशमा मैम आपके जनरल साइंस, अब मैं पढ़ाऊंगा इंग्लिश। तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ पढ़ना कैसे, छोड़ना क्या है, क्या करना है, बताते रहो। आ जाओ सब लोग। अगर आप हमें मैसेज कर सकते हो, फेसबुक पे भी जाके ढूंढ सकते हो, मिल जाएंगे, फोन कर लो, कुछ भी जानकारी चाहिए, जानकारी भी हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो डोंट ट्रीट अस एज ए टीचर, ट्रीट अस एज ए मेंटर। हम आपके मेंटर की तरह काम करेंगे, ठीक है। और सारे फैकल्टी मुखर्जी नगर में ही पढ़ाते थे, अभी कोरोना की वजह से सब ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं, तो आपको अभी हम लोग ऑफलाइन बैच ही बनाने जा रहे हैं, राइट। सो कम ऑन स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू हाउ टू अप्रोच द इंग्लिश लैंग्वेज पेपर। इस बार का पेपर आप लोगों ने बहुत सारे देखे भी होंगे, आप प्रीवियस पेपर भी देखे होंगे। मैं सबके बारे में एक एक करके बता रहा हूँ। पहले मैं आपको बता दूं सिलेबस क्या है, जिनको पता भी नहीं कि सिलेबस कहाँ से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, किसके बाद क्या पढ़ूं, पहले मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, उसके बाद कोई छोटा सा टॉपिक लेके जाऊंगा, छोटा सा कोई कंसेप्ट आपको बताऊंगा, ठीक है। सो कॉमन स्टूडेंट्स, मैं जैसे बना रहा हूं एक बार ध्यान देना इसको। आप लोग भी कोशिश करें ऐसे बनाने के लिए, आप लोग भी कोशिश करो ऐसे बनाने के लिए। इसको रखना ही आपको बहुत काम में आएगा, ठीक है। बढ़िया से बनाना, सुंदर से बनाना इसको। अब मैं इसको क्यों बना रहा हूं, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी आपको दूंगा। बढ़िया से बनाना, स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता पढ़ना कितना है, वो बड़ा इश्यू हो जाता है कि पढ़ना कितना है।
दिस इज ए ट्री मैंने किस लिए बनाया, हमेशा यही बनाता हूं मैं स्टूडेंट्स के लिए। इसके अंदर है क्या, देखो आपको क्या क्या करना है इसके अंदर। इसके अंदर आपको मैं लिख रहा हूं क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। यहां पे ऊपर मैंने लिखा टेंस, अब यहां पे लिखने जा रहा हूं लेटर, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज। अब इन सबके बीच में मैं रखना चाहूंगा, इन सबके बीच में मैं रखना चाहूंगा सेंटेंस को, इन सबके बीच में मैं रखना चाहूंगा सेंटेंस को। तो लेटर, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस, फाइनली टेंस। ठीक है, तो लेटर हम कौन सी क्लास सीखे थे, जब भी इंग्लिश पढ़ना शुरू किए थे हम लोग उसी टाइम पे लेटर पढ़ना शुरू कर दिए थे। तो बोलोगे सारे बच्चों का क्या करेंगे, बच्चों का क्या है बताऊंगा बाद में। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक्स है, देन द टॉपिक्स आर, क्या क्या टॉपिक्स पे आप ज्यादा ध्यान दोगे। टॉपिक्स सारे हैं वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आपका इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन जो आप जानते हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग पढ़ते हो, दीज आर द टॉपिक्स रिगार्डिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपकी। ठीक है, अब इसके बाद क्या बच जाता है, इसके बाद जो बच जाता है हम लोग इसको कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं, डिटरमाइनर, आर्टिकल, क्वेश्चन टैग, मॉडल, एक्टिव एंड पैसिव, नरेशन। ठीक है, तो मैंने जो टॉपिक्स लिखा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा ये जो दोनों है डिटरमाइनर एंड आर्टिकल, ये कुछ भी नहीं है, ये इसी के पार्ट्स है, इसी के पार्ट्स है दोनों, लेकिन उनको अलग से बना के पढ़ाया जाता है कि आपको आसानी से समझ जाओ। बाकी रहा क्वेश्चन टैग, मॉडल, एक्टिव पैसिव, नरेशन, ये चारों रह गए। इसके अलावा इतना टॉपिक है आपके, एक्सेप्ट दीज टॉपिक्स आपको एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट तो नहीं आएगा। एग्जाम में इस बार आया था प्रीपोजिशन वाले डायरेक्ट, उसने बोला था प्रीपोजिशन लगा लो, 10 क्वेश्चन आए थे डायरेक्टली। इससे जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, अगर आप 10-15 साल के क्वेश्चन देखो क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। स्पॉटिंग एरर, स्पॉटिंग एरर आएंगे आपके, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आएगा, इंप्रूवमेंट यहां पे मैंने मेंट लिख दिया नीचे। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये भी क्वेश्चन आने का संभावना है। क्लोज टेस्ट, क्लोज कंप्रेंशन भी बोलते हैं इसको।
ठीक है। और क्या है, अरेंजिंग वर्ड्स इन ए सेंटेंस, वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ये भी आपको आएगा। अभी इस बार आया था, या तो वो नहीं आएगा तो ये आ सकता है, सेंटेंस अरेंजमेंट। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, सेंटेंस अरेंजमेंट, अरेंजिंग वर्ड्स इन ए सेंटेंस, थोड़ा सा अंतर है। इसके अलावा बच गया आपका पैसेज, इसको आप कॉम्प्रिहेंशन बोल सकते हो। दिस इज हाउ द क्वेश्चन पेपर इज, ऐसे आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो क्वेश्चन पेपर में क्या क्या रहेगा फिर, क्वेश्चन पेपर में दे विल डायरेक्टली गिव यू रिगार्डिंग दिस, इनसे रिलेटेड देंगे, ये हुआ। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा मैं उनको बाहर इसलिए लिख रहा हूं कि वो सब वोकेबुलरी पार्ट है। इसके अलावा है आपका सिनोनिम जिसको बोलते हो, एंटोनिम जिसको बोलते हो, और आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। दिस इज द कंप्लीट सिलेबस फॉर एनडीए। एनडीए के लिए कभी भी कोई भी एग्जाम देने आप जा रहे हो, सिलेबस अगर आपको नहीं मिला, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। तो सिलेबस को लेके इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे है नहीं, बिल्कुल नहीं है कुछ। बात है कि कहां से कितने नंबर आएंगे, वो हमें जरूरी है। और यूपीएससी ऐसा करता है, हर साल कुछ ना कुछ बदलाव कर ही लेता है। इस साल का अगर एग्जाम आपने देखे होंगे, इस साल का अगर एग्जाम बात करो, इस साल के एग्जाम की बात करो, इस साल का अगर एग्जाम आपने देखे हो, कहां से कितने नंबर पूछा था देखो एक बार। स्पॉटिंग एरर में उसने क्या किया, आपको 10 क्वेश्चन पूछ लिया, स्पॉटिंग एरर में 10 क्वेश्चन पूछ लिया, फिल इन द ब्लैंक्स में भी 10 क्वेश्चन पूछ लिया, हो गया। और क्या किया, अरेंजिंग वर्ड्स में भी 10 क्वेश्चन पूछ लिया, और क्या क्या, साइनो से भी 10 पूछ लिया, एंटो से भी 10 पूछ लिया, ऐसे करके 50 क्वेश्चन कर दिया। तो जो भी क्वेश्चन होगा इसी के बीच का होगा, कभी कोई छोड़ देगा, कभी कोई जोड़ देगा, ऐसे करेगा एग्जामिनर। तो ये था इस बार के 2020 का जो है, दोनों पेपर हो गया एक बार में आपका क्वेश्चन पेपर। दिस वाज द क्वेश्चन पेपर। अगर इसमें से आप मार्क करोगे, आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चन के हिसाब से अगर मार्क करोगे, 30 क्वेश्चंस वाज फ्रॉम ग्रामर साइड, ग्रामर से था 30 क्वेश्चंस, एंड 20 क्वेश्चंस वाज फ्रॉम साइनो एंड एंटो, इसी में से था 20 क्वेश्चन। कभी कभी 5-5 भी दे देता है साइनो एंटो, कभी कभी 10-10 दे देता है, उसके आगे नहीं जाता है, ध्यान रखना। मैक्सिमम 10, मिनिमम 5 का। कभी कभी ये भी आ जाएंगे आपके एग्जाम में, वो तो हर साल चेंज करता रहता है। तो इसके आगे सिलेबस में कुछ भी नहीं है, बी श्योर अबाउट दैट। अब ये जो क्वेश्चन आते हैं, ये आएंगे कहां से, ये जो क्वेश्चन आएंगे, all the questions will be asked from these topic. These are the topics you have to read. इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा। verb, adverb, noun, pronoun, adjective, preposition, conjunction, interjection, determiner, article, question tag, modal, active, passive, narration, इसी टॉपिक में से आपका क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन बनेंगे, इतना पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, हाँ जी, एक को छोड़ना पड़ेगा। इसी में से क्वेश्चंस नहीं आते, आज तक तो आया नहीं है, इसी को आपको छोड़ना है, इंटरजेक्शन को छोड़ना है। तो कितना टॉपिक टोटल बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 टॉपिक टोटल बचा आपके, टोटल 13 टॉपिक आपके बचते हैं। ठीक है, टोटल 13 टॉपिक आपके बचते हैं। जो 13 टॉपिक बचेंगे
जो 13 टॉपिक आपके बचेंगे उसके बारे में बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो देखो 13 टॉपिक क्या है। ये जो 13 टॉपिक हुआ, टोटल 13 टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पढ़ना है जो ग्रामर से रिलेटेड है, राइट। आउट ऑफ 13 टॉपिक्स, ये 13 टॉपिक के बारे में जानकारी अगर चाहिए, ये 30 टॉपिक के बारे में अगर जानकारी चाहिए आपको, इनके बारे में जानकारी चाहिए। ये बेसिक है आपका। ये बहुत छोटा दिख रहा है आपको अभी। दिस इज द बेसिक, दिस इज द बेसिक, ये बेसिक। जो लगता है आता है, एक्चुअली में नहीं आता है। लगता है कि आ गया, रियलिटी में नहीं आता। बेसिक का मतलब मैं जो बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा कि फॉर्मूला वाला बेसिक, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि सब फॉर्मूला याद कर लेंगे फिर ये बेसिक हो गया बोलेंगे, ऐसा नहीं है। बेसिक का मतलब है अगर ये सारे हो गए आपका, इसी में से एक फॉर्मूला निकलेगा। फॉर्मूला का नाम है, आपको नया लगेगा ये चीज, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला का नाम है STA। द नेम ऑफ द फॉर्मूला इज STA। ये एक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले के आधार पर 13 में से 12 टॉपिक आपको हो जाएंगे। 13 में से 12 टॉपिक एक ही फॉर्मूले से हो जाएंगे, एक ही फॉर्मूले से। आपको लग रहा होगा सर कैसे, कैसे तो मैं अभी तो कुछ बोला नहीं है, आपको लगेगा नहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ जी, ऐसा ही होगा। कभी आइए मुखर्जी नगर में, या तो पुराने बच्चों को अगर कोई जान पहचान में आपके होगा, वो पूछ लेना कि 13 में से 12 टॉपिक एक ही फॉर्मूले से होता है कि नहीं, ठीक है। तो बचा कौन सा टॉपिक फिर? 13 में से बचा कौन सा? जो भी टॉपिक बच गया, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक इन इंग्लिश लैंग्वेज। जो भी बचा वो सबसे डिफिकल्ट है। और वो टॉपिक है ये, दिस इज द टॉपिक प्रीपोजिशन। दिस इज द टॉपिक प्रीपोजिशन। और आप लोग सरप्राइज हो जाओगे इस बार इसमें से क्वेश्चन कितने आए थे। स्पॉटिंग एरर में 10 क्वेश्चन आए थे। आउट ऑफ 10 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन प्रीपोजिशन से थे स्पॉटिंग एरर का। पहली बार ऐसा हुआ है। दूसरी बात क्या आया था? 10 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का 10 क्वेश्चन आया था, कंप्लीटली प्रीपोजिशन है। तो 50 क्वेश्चन में से 17 क्वेश्चन आया था एक ही टॉपिक का, ये टॉपिक का प्रीपोजिशन का आया था। अब इसमें से मेन टॉपिक कौन कौन है, किसको मानूं मैं मेन टॉपिक? यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन टॉपिक्स है वो है 4 मेन टॉपिक्स आर देयर। कौन कौन 4 है? नंबर 1 प्रीपोजिशन, नंबर 2 कंजंक्शन, नंबर 3 एक्टिव पैसिव, नंबर 4 narration. These are the 4 important topics in English language for any exam. कोई भी एग्जाम देने जाओगे, ठीक है। बाकी टॉपिक में क्वेश्चन तो आएंगे, मैं नहीं बोल रहा हूं नहीं आएंगे, लेकिन ज्यादा फोकस आपको 4 टॉपिक में करना है, ठीक है। सो आई होप नाउ योर डाउट रिगार्डिंग सिलेबस इज क्लियर। सिलेबस पहले आपको सिलेबस बारे में, सिलेबस पूरा परफेक्ट मैथ्स का भी आना चाहिए, इंग्लिश का, जीएस का, और जीएस में जो बोलता हूँ उसके साइंस पार्ट का भी सिलेबस आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि कितना पढ़ूं कितना छोड़ दूं। अब पहले किसको पढ़ूं बाद में किसको पढ़ूं, ठीक है। तो मैं आज थोड़ा सा कोई कंसेप्ट आपको बताऊंगा। आप लोग सब तो यंग बच्चे हो, सबके अंदर जोश भरा हुआ है, टैलेंट पूरा भरा हुआ है, बस सही रास्ता कभी कभी मिल नहीं पाता। सब टैलेंटेड है, कोई किसी से कम नहीं है, सबका ब्रेन तो साइज एक है। तो सोचते हुए में से अच्छा जानता, कोई किसी अच्छा नहीं जानता है। इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड जोश। जोश कितना आपके अंदर, पूछता है ना मूवी में, हाउ इज द जोश। जोश होना चाहिए,
प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, सही रास्ता मिलना चाहिए। बाकी आप तो हिमालय चढ़ जाओगे, सब कुछ कर लोगे, ठीक है। तो आ जाओ, मैं जब टॉपिक शुरू करूंगा आई विल स्टार्ट फ्रॉम क्लास 1, बेसिक से पढ़ाऊंगा, यहां से शुरू करूंगा, यहां से शुरू करूंगा। तो आज एक आप लोगों के पास पहुंचना है बस। जनरली बेसिक से मैं शुरू करना नहीं चाहता हूं, मैं शुरू करना चाहता हूं यहां से प्रीपोजिशन। अब कितना मजेदार चीजें देखना, रटते हैं किताब पढ़ के नींद आ जाता है, ऐसा नहीं है बाबू। पूरा इंग्लिश लैंग्वेज कंप्लीटली साइंस है। जैसा मैथ्स में सब कुछ कारण है ना सबके पीछे, इंग्लिश में भी सबके पीछे कारण है। तो आपके दिमाग में हमेशा चलना चाहिए सर क्यों हुआ, ना कि टीचर लिख दिया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, हम भी लिख लिए, उतार दिए, याद कर लिए, अगले दिन भूल जाए ना। ऑलवेज आस्क योरसेल्फ कि हुआ है, क्यों हुआ है, ऐसा बोलने से थोड़ी हो जाएगा। तो क्यों हुआ है जब जानने के लिए हम यहां से पढ़ेंगे तो समझ जाओगे क्यों हुआ है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन इसके अंदर है जिसका आंसर आप भी सोच नहीं पाओगे कि ऐसा भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट, विल स्टार्ट फ्रॉम प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से शुरू करते हैं, बस 2-3 कंसेप्ट आपको बताऊंगा, ठीक है। आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। The topic is I told you preposition मैंने शुरू से आपको बोला एक चीज कि जब भी कुछ भी टॉपिक पढ़ते हो हमेशा दिमाग में आपके ये चलना चाहिए, क्यों हो रहा है सब कुछ, ऐसा क्यों होता है। चाहे इंग्लिश पढ़ो, चाहे रीजनिंग पढ़ो, चाहे मैथ्स पढ़ो, चाहे जीएस पढ़ो, चाहे कुछ भी पढ़ो यार, हमेशा होना चाहिए रीजन। आप कुछ भी करने के लिए तो रीजन चाहिए ना, हमें क्यों कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, इंडिया तैयारी क्यों कर रहे हैं, वो भी तो रीजन है, कुछ ना कुछ तो कारण होगा पीछे, ठीक है। आ जाओ प्रीपोजिशन बोल कैसे होता है देखो। बस तो अभी तक मैं आपको बस ऐसे ही बताऊंगा, डिटेल में तो उतना अंदर घुसूंगा नहीं, बस इतना जान लो। सम पीपल से, कुछ लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन, कुछ लोग बोलते हैं प्रेपोजिशन। अब कौन सा सही है, हम लोग कभी ये बोल देते कभी वो बोल देते हैं, तो सही कौन सा है देखो, प्री प्लस पोजिशन, प्री प्लस पोजिशन प्रीपोजिशन हो गया। इतना समझ में आ जाता है, इतना समझ में आ गया कि किसके पहले लगेगा ये। तो बताओ मुझे, प्रीपोजिशन बोलूं या प्रीपोजिशन बोलूं, क्या बोलूं, प्रीपोजिशन, प्री का मतलब है बिफोर, प्री मीन्स बिफोर, पहले। इतना समझ में आ गया कि ये किसके पहले यूज होता है। अब बात है कि किसके पहले यूज होता है, बात यही रहा कि किसके पहले ये लगेगा, ठीक है। मैंने एक चीज बोल रहा हूं, जनरली इसका जो पोजीशन है, इसका जो पोजीशन है बिफोर द ऑब्जेक्ट, बिफोर द ऑब्जेक्ट, बिफोर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले लगेगा। ऑब्जेक्ट से पहले लग के क्या होगा, सेंटेंस के दूसरे किसी पार्ट्स के साथ इसको कनेक्ट कर देगा, बस यही काम है, ठीक है। चाहे यहाँ पे वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, कुछ भी हो, इसके साथ ये जोड़ देगा लाके। तो कैसे जोड़ता है तो बाद में करेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे। तो इतना ध्यान रखो, प्रीपोजिशन इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले लगेगा। इसका मतलब प्रीपोजिशन के बारे में जानने से पहले आई मस्ट हैव सम नॉलेज अबाउट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बारे में मेरा जानकारी होना चाहिए,
ऑब्जेक्ट के बारे में मेरा जानकारी होना चाहिए। अब ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन बहुत किताब में बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ है, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट का मतलब यही जानना, ऑब्जेक्ट का मतलब इतना जानना कि हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के बाद एनी नाउन, कोई भी नाउन आए, नाउन नहीं है तो नाउन के बदले क्या आ जाएगा, प्रोनाउन हो जाए। ये हो गया बेसिक चीजें। फ्रेज भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, क्लॉज भी हो सकता है ऑब्जेक्ट। जब फ्रेज और क्लॉज पढ़े नहीं हम तो मैं बोलूंगा नहीं, बट इतना बेसिक मुझे पता है। जनरली व्हाट हैपेंस, द नाउन और प्रोनाउन आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब और द वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। इतना जान लो। हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा उसको मैं ट्रीट करूंगा एज ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसको ट्रीट करूंगा ऑब्जेक्ट। सपोज मैं बोलूं आई एम ईटिंग अ मैंगो, ये बोला मैंने। अब हमें पता नहीं, जब नाउन पता नहीं है, जब प्रोनाउन पता नहीं, तो ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा? बिल्कुल सही है। तो नाउन का भी डेफिनेशन हम लोग भी जितना जानते हैं, आप लोग जितना पढ़े हो स्कूल में, वो कंप्लीट नहीं है। क्या बोलूं, गलत नहीं बोलूंगा, कंप्लीट ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि दिखाऊं एक चीज लिखा के। ठीक है, आप लोग नाउन का डेफिनेशन क्या पढ़े हो देखो, आप लोग नाउन का डेफिनेशन क्या पढ़े हो देखो। आप लोग नाउन का डेफिनेशन पढ़े हो, आप लोग नाउन का डेफिनेशन ऐसे पढ़े हो, एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, इमोशंस, जो भी पढ़े हो। ठीक है, एटसेट्रा, बाद में ऐसे भी लिखा एटसेट्रा। अब पता नहीं एटसेट्रा में क्या आएगा। इनका नाम को आप नाउन पढ़े हो, आपने पढ़े हो कि नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, इमोशंस, कुछ भी ये सारा नाउन है। हाँ, ऐसे पढ़े हो ना, बिल्कुल पढ़े हो। मीन्स किसी का नाम है तो नाउन है, हाँ या ना? किसी का नाम है तो नाउन है, सीधी सीधी भाषा में यही है। ठीक है, मैंने बोला एक चीज कि कुछ भी होने से पहले कारण पूछेंगे कि सही है या गलत है। कारण पूछने के लिए साइंस में जाना पड़ेगा, साइंस ही प्रूव करता है सही या गलत है। हम लोग बोलने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो मुझे बताइए, आप लोग सब न्यूटन के थर्ड लॉ पढ़े हो, सब लोग न्यूटन के थर्ड लॉ पढ़े हो। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यही पढ़े हो ना? कोई भी एक्शन होगा उसका ऑपोजिट में कुछ होगा रिएक्शन, कैसा भी रिएक्शन होगा पक्का। हाँ पक्का होगा, ठीक है। जब मैं बोला कि नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, इमोशन एटसेट्रा, किसी का नाम है तो नाउन है का मतलब है, मैंने बोला किसी का नाम है तो नाउन है, मीन्स नाम नहीं है तो नाउन नहीं है। फिर इसका मतलब तो यही है, नाम हुआ तो नाउन है, नाम नहीं हुआ तो नाउन नहीं है। ऐसा होना चाहिए फिर डेफिनेशन, कि गलत बोल रहा हूं? हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूं, सही बोलूंगा प्रूफ के साथ हमेशा। तो इसमें हम समझ गए। मैं बोलता हूं राम इज ए बॉय, राम इज ए बॉय, तो कोई दिक्कत ही आपको नहीं हुआ नाम ढूंढना, आपको नाम मिल गया राम, भी कोई इशू नहीं है। लेकिन एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा क्या? नहीं पूछेगा। अब मुझे बताओ, मैंने सेंटेंस एक लिखता हूं, रनिंग
इज गुड फॉर हेल्थ। दौड़ना जरूरी है, दौड़ते रहना। अभी कोरोना का सिखा दिया सब लोग को कि हेल्थ इज वेल्थ। पहले था सोचते थे पैसा सब कुछ है। रन इज गुड फॉर हेल्थ। तो आप लोग देश के फ्यूचर हो। मैंने सेंटेंस लिखा रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट के बारे में हम इतना भी जानते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो भी सब्जेक्ट होता है, इतना तो बेसिक जानते हैं। तो सब्जेक्ट को अगर मानूं यहाँ पे मैं इसको सब्जेक्ट मानूंगा, तो मैंने अभी आपको बोला द सब्जेक्ट कैन आइदर बी ए नाउन, या तो सब्जेक्ट नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। इन दोनों में से कोई एक चीज होगा, पक्का होगा, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, ध्यान रखना। इस तो हेल्पिंग वर्ब भी है, वर्ब का भी काम करता है, यहाँ पे वर्ब भी काम कर रहा है। तो एक चीज कैसे भी यूज कर लो, मर्जी आपकी है। तो मुझे बताइए नाउन का प्रोनाउन का मतलब क्या है? आई, वी, ही, शी, ईट, दे, बाकी जो है, जो भी है आके, इनको हम प्रोनाउन नाम से जानते हैं। तो रनिंग तो इनमें से कुछ है नहीं, मतलब रनिंग यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर नहीं रहा है। इसका मतलब ये दूसरा कोई काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? तो नाउन ही बच गया, इसी का काम करेगा। मानते हो? मानना पड़ेगा, क्या करें, क्योंकि प्रूव करना है ना हमें। मुझे बताओ, डेफिनेशन था द नेम ऑफ, किसी का भी नाम हो गया तो नाउन है, पक्का। मुझे एक चीज बताइए, कभी सुने हो किसी का नाम रनिंग होते है? ये रनिंग इधर आ जा, ये रनिंग 2 चाय लाया रनिंग किसका नाम है? ना जी ना, बिल्कुल नहीं है। तो रनिंग जब नाउन है लेकिन नाम ही नहीं है, तो क्या करो अब? कॉन्फिडेंट, अब मुझे दिक्कत हो रहा है ना फिर। तो इसीलिए मैं शुरू से आपको बोला, आपको बहुत सारी चीजें जब साइंटिफिकली करोगे, बहुत सारी चीजें अलग निकल कर आएगा, आपको भी दिखाई दे देगा। तो स्कूल वाला जो डेफिनेशन है दैट इज नॉट 100% करेक्ट। वो 100% करेक्ट नहीं है, स्कूल के हिसाब से चलता था। हम लोग भी यही पढ़े थे, बाद में पता चला कि अरे ऐसा तो हुआ था। तो रनिंग यहां पे नाउन का काम बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे सब्जेक्ट का काम किया, यहां पे सब्जेक्ट का काम किया, ये वर्ब का भी काम कर सकता है, डिपेंड करता है हम लोग यूज कैसे कर रहे हैं। मेन चीज है किसी चीज का यूज, किसी चीज का प्रॉपर यूज कैसे करते हो, ये मेन चीज है। एप्लीकेशन मैन है, कितना जानते हो उससे कोई मतलब नहीं, अप्लाई कैसे करते हो, तो यही तो है जी लाइफ का, यही सब पूछे कैसे अप्लाई करोगे। तो इसी को हम चाहे तो वर्ब भी बना देंगे, इसको मैं चाहूं तो ऑब्जेक्ट भी बना दूं, मेरा मन है। ये तब होगा जो बेसिक क्लियर हो। तो यहां पे रनिंग हो गया ऑब्जेक्ट। तो मैंने इसीलिए आपको बोला कि नाउन का डेफिनेशन आप लोग जो पढ़े हो या कुछ लोग जानते भी होंगे, वो 100% सही नहीं है। नाउन का डेफिनेशन कुछ और है, कुछ और है, रियलिटी में कुछ और है जो 100% सारे सेंटेंस में फिट बैठेगा। बाद में बोलना नहीं पड़ेगा कि एक्सेप्शनल केस है। बढ़िया तरीका यही होता है टीचर का, बढ़िया तरीका टीचर मैं भी हूँ, मैं भी बहुत जगह में शुरुआत में जब पढ़ाना सीखा मैं भी यही करता था। क्या बोलना है कि वो बुक में वही लिखा है, मेरा क्या गलती है। लिखा होता है कि एक्सेप्शनल केस, ना स्टूडेंट कुछ बोलेगा ना आपको कोई टेंशन है, ऐसा नहीं है। एक्सेप्शनल केस कुछ नहीं होता है, उसके पीछे कोई कारण छुपा होता है। तो वही कारण इतने साल में जानने को मिला, सबके पीछे कोई ना कोई कारण पक्की है, ठीक है। तो नाउन का डेफिनेशन फॉर द टाइम बीइंग, मैं बोल रहे जा रहा हूं, फॉर द टाइम बीइंग कैसे याद करोगे?
फॉर द टाइम में, ये भी 100% नहीं है, ये 100% नहीं है, ये इंडियन टेक्नोलॉजी है, जुगाड़ वाला, ठीक है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी है जो हमें सब जगह पे हेल्प कर देगा। काम होना चाहिए यार, पास होना चाहिए, एग्जाम क्लियर हो जाना चाहिए। जुगाड़ टेक्नोलॉजी बोलता है, नाउन का डेफिनेशन, आंख बंद कर दो, सब लोग क्लोज योर आइज, अपना अपना आंख बंद कर दो, ऐसे बंद करो, घर में बैठे हो तो कहीं पे भी हो बंद कर दो, बंद करके खोलो, जो भी दिखाई देगा वो नाउन होगा आपको। जो भी घर में दिखाई दे या बाहर जो भी दिखाई दे सब नाउन होगा, ठीक है, समझ गया? 100% सही नहीं है मैं बोल रहा हूं, बस हमें काम करा देगा ये। फिर कैसे बचे? फिर आंखें बंद करो, कर लो बंद आंखें, आंखें बंद कर दो, दिखेगी कटरीना कैफ? दिख गई? ना ना, नहीं दिख रही है। आंख बंद करके जो भी सोचोगे दैट विल बी ऑल्सो कॉल्ड नाउन। जो भी आपको नहीं दिखेगा वो भी नाउन है। तो अभी के लिए जो दिखेगा नाउन है, जो नहीं दिखेगा वो भी नाउन है। 99% तक सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर बन जाएगा इतने में। बाकी डेफिनेशन जानेंगे बाद में। तो जो दिखेगा नाउन है, जो नहीं दिखेगा नाउन है। अब नाउन को हम सब्जेक्ट की जगह पे लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पे लगा सकते हैं, लगा देंगे। ऑब्जेक्ट की जगह पे लगाएंगे, उससे पहले के प्रीपोजिशन लगा देंगे, ठीक है। आ जाओ, तो देखो, सपोज मैंने लिखा द बुक इज ऑन द टेबल। Now please tell me students, which is the subject in this sentence? Subject कौन है? The book is the subject. Subject भी आप लोग को बहुत सारी चीजें आप लोग नहीं जानते हो, जानते हो तो बढ़िया बात है। ऑब्जेक्ट कौन है? द टेबल। द टेबल हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था? प्रीपोजिशन किससे पहले लगेगा? ऑब्जेक्ट से पहले लगेगा। हाँ जी, इसका मतलब इससे पहले ये लगा है, मैं इसको मान लिया प्रीपोजिशन, लग गया, मान लिया, लग गया। ये प्रीपोजिशन का डेफिनेशन था। लेकिन लगने के बाद करेगा क्या? क्या चीज करेगा? लगने के बाद क्या करता है ये? लगने के बाद ये क्या करेगा? किसी का प्लेस के बारे में बताएगा, किसी का पोजीशन बताएगा, किसी का मूवमेंट बताएगा, किसी का डायरेक्शन बताएगा, या तो किसी का टाइम बताएगा। इनमें से कोई एक चीज वो बता देगा। प्रीपोजिशन इनमें से कोई एक चीज बता जाएगा, पक्का बताएगा, 100% बताएगा। अब मुझे बताओ, इस वाले सेंटेंस में क्या बता रहा है? इस वाले सेंटेंस में क्या बता रहा है? इस वाले सेंटेंस में ये बता रहा है पोजीशन। जी हाँ, बता रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बता रहा है। अब एक चीज बताऊं मैं आपको, हम एक काम करते हैं, इसमें से प्रीपोजिशन को हटा के देखते हैं क्या करेगा ये सीन। प्रीपोजिशन को हटा लेते हैं, प्रीपोजिशन को इसमें से हटा के देखते हैं क्या करता है काम। मैंने प्रीपोजिशन को हटा दिया। अब मुझे बताइए, नाउ टेल मी द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का मीनिंग बता दो एक बार, चुटकी फटाफट बताओ। हालत खराब हो गया ना, हालत खराब हो गया। That's why this is the most difficult topic in English language. प्रीपोजिशन लगा तो कुछ और मीनिंग होगा, ना लगा तो कुछ और मीनिंग होगा, समझे? इसका मतलब किताब बुक टेबल बन गया, नहीं हटा दिया तो दूसरा मीनिंग हो गया। लेकिन लगा दो, सॉरी, लगा दो तो कोई और मीनिंग हो गया। हाँ जी, हो गया।
ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब है प्रीपोजिशन लगते जाएगा, मीनिंग चेंज होते जाएगा, ऐसा भी होना चाहिए। अगर ऑन के बदले में दूसरा कुछ ले आऊं, दूसरा मीनिंग होना चाहिए, फिर बिल्कुल होना चाहिए। तो हम लोग जो हिंदी बोलते हैं या किसी इंडियन लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी भाषा में ले लेते हैं। हिंदी के हिसाब से ऑन का मतलब ऊपर, बिल्कुल। अब कितना ऊपर पता नहीं है, ऊपर है। लेकिन मुझे बताओ कितने इंग्लिश में वर्ड जो ऊपर की बात करते हैं? ओवर, एबव, अप, अपन, ठीक है, ऑनटू। अब मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चे, 1 2 3 4 5 6 वर्ड हो गए। मुझे एक चीज बताइए, सबका मीनिंग अलग होगा कि नहीं? बोलो। ऑन लगेगा तो अलग मीनिंग है, ओवर लगेगा तो अलग मीनिंग है, एबव लगेगा तो अलग मीनिंग है, अप लगेगा तो अलग मीनिंग है। बट ये दोनों सेम ही मीनिंग है। आप लोगों को पता नहीं है, थोड़ा बहुत ये पता हो तो अच्छी बात है। ये दोनों का मीनिंग सेम है। तो इंग्लिश में सबका मीनिंग अलग अलग है, हिंदी में एक ही मीनिंग निकल रहा है, ऊपर। समझ रहे हो? इसीलिए दिक्कत होता है कि किसको लगाऊं। फिल इन द ब्लैंक्स में दे देगा, ये सबको 4 ऑप्शन दे देगा, किसको लगाएं? जो पता नहीं तो लगाएंगे कैसे? ठीक है। तो थोड़ा एग्जांपल देके आपको चलता हूं। 2-3 कंसेप्ट हम लोग करेंगे। किसे साइंस है, मैं वही दिखाना चाहता हूँ कि सबके पीछे कारण कैसे, बस इतना दिखाना मेरे को आज। आ जाओ स्टूडेंट्स, 3 कंसेप्ट लेके चलता हूं मैं आपके लिए। 3 ही कंसेप्ट कराऊंगा, इन, इनटू, आई, इनसाइड। ये 3 कंसेप्ट आपको कराएगा और लगभग हर साल एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आता है, किसी ना किसी क्वेश्चन पक्का आएगा तीनों में से। अब तीनों का कैसे करें? मैंने आपको पहले से बोल रहा हूं एक चीज कि जब भी होना चाहिए सबके पीछे कोई ना कोई कारण होना चाहिए, सबके पीछे कारण होना चाहिए, राइट? अब मैं बताने जा रहा हूं इन कहां लगे। लगने का मतलब हमेशा लगना चाहिए, एक्सेप्शनल केस कुछ नहीं होना चाहिए। फिर समझ रहे हो? कारण जानने का मतलब यही है। ये कारण जानने का मतलब सारे सेंटेंस, कैसा सेंटेंस दुनिया में अगर वही कारण है तो वही बैठेगा बस। तो देखो कैसा है। इस टॉपिक के लिए आपको क्या करने का मेरे प्यारे बच्चे, इस टॉपिक के लिए आपको बहुत सारे डायग्राम बनाना पड़ेगा, तब जाके आप कारण समझ पाओगे। मेरा तो थोड़ा अच्छा नहीं होगा, आप लोग अच्छा बना देना प्लीज। मेरा तो अच्छा नहीं होगा। सपोज दिस इज ए ग्लास, एक ग्लास ही है, दूसरा ग्लास भी बना रहा हूं आपके लिए। आप लोग थोड़ा अच्छा से बनाना। दिस इज द सेकेंड ग्लास, ओके। इसको भी ऐसे कर देते हैं। आपको लगेगा कि कंप्लीट साइंस है, मैथ्स है, पूरा कंप्लीट है, देख लेना। और ये ग्लास ऐसा है, इधर से क्लोज्ड है, इधर से बंद है, ये भी इधर से बंद है भाई साहब, इधर से भी बंद है, इधर से भी दोनों बंद है, ये भी इधर से बंद है, ये भी इधर से बंद है, इधर से खुली है, एक तरफ से खुला है, इधर से एक तरफ से खुली है। अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर हम उसके अंदर पानी दे देते हैं, इसके अंदर ब्लू कलर दे देते हैं। बस मैंने क्या किया, इसके अंदर पानी रख दिया, इसके अंदर पानी रख दिया। ये पानी क्या है? ये पानी ऑलरेडी प्रेजेंट
बिफोर स्पीकिंग, जब सब्जेक्ट इसके बारे में बात करेगा ना, उससे पहले वहां पे है, पहले से रखा गया है, पहले से रखा गया। अब यहां का भी पानी बना देता हूं, यहां का भी पानी बना देता हूं। कैसे पानी? अंदर कोई पानी वानी नहीं है, कुछ नहीं है। अब पानी को मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर डाल रहा हूं, इसके अंदर पानी को डाल रहा हूं, डाल रहा हूं। अब यहां पे पहले से प्रेजेंट है, प्रेजेंट है का मतलब आप इसको ऐसे मान सकते हो, आप इसको मान सकते हो स्टैटिक है, स्थिर है। अब यहां पे क्या है, यहां पे मूवमेंट हो रहा है, यहां पे मूवमेंट हो रहा है, देखो क्लियर। अब मुझे बताओ दोनों डायग्राम में डिफरेंस है तो पक्का है। अगर डिफरेंस है तो डिफरेंट डिफरेंट प्रीपोजिशन भी लगेगा, सिचुएशन चेंज हो जाएगा, बिल्कुल तो अलग लगेगा। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इफ समथिंग इज सराउंडेड बाय अनदर थिंग, किसी और से सराउंडेड है, अब वो तीनों तरफ से बंद हो, तीनों तरफ से बंद हो। देखो इधर से बंद है, इधर से बंद है, इधर से बंद है, तीनों तरफ से बंद है। एक तरफ से खुली हो, एक तरफ से खुली भी है, तो तीनों तरफ से बंद हो, एक तरफ से खुला हो, उसके अंदर पहले से कुछ हो। ऐसा कंडीशन दुनिया में कभी भी कहीं पे भी हुआ, आपको लगाना है इन, आपको लगाना है इन, समझ गए? तो कैसा कंडीशन होना चाहिए, क्लोज्ड फ्रॉम 3 साइड्स एंड 1 साइड बीइंग ओपन, एक तरफ से खुला है। समथिंग इज ऑलरेडी प्रेजेंट बिफोर, पहले से है अंदर उसके, तो क्या लगाऊंगा, इन लगाऊंगा। तो बोलूंगा द वाटर इज इन द ग्लास, ग्लास के अंदर पानी है। आप अपने घर में भी कर सकते हो इसका एक्सपेरिमेंट, घर में भी कर सकते हो और एक्सपेरिमेंट। घर में क्या, अभी बैग उठाओ ना, बैग उठा लो, बैग को सारे चेन खोल दो, ठीक है, तीनों तरफ से बंद है, एक तरफ अंदर खुला है, जो अंदर है वही इन है। कमरा खोल लो, कमरे का गेट, आप जो जिस रूम में सोते हो तीनों बंद है, गेट खुला कर दो, इन है। तो साइंटिफिकली अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कंडीशन चेंज हो गया, क्लोज्ड 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 ओपन, तीन तरफ से बंद है, एक तरफ से खुला है, अंदर कुछ भी नहीं है, अभी आ रहा है, मूव हो रहा है। तो यहां पे स्टैटिक था, यहां पे मूवमेंट है। मूवमेंट जब होगा, मूवमेंट के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, इनटू लगाएंगे। तो अगर हिंदी में चले, हिंदी का इसका अनुवाद किया जाए, इन का मतलब अंदर, इनटू का मतलब अंदर की ओर, अभी जा रहा है, ठीक है, ठीक है, समझ गए? ओके, समझ गए। तो और एक डायग्राम बना लेते हैं, और एक डायग्राम बना लेते हैं। बना लिया मैंने, बना के क्लोज्ड क्लोज्ड क्लोज्ड, इधर से भी क्लोज्ड, चारों तरफ से अब क्लोज्ड हो गया। इसके अंदर मिठाइयाँ रख दिया मैंने, एक डिब्बा है, इसके अंदर मिठाइयाँ रख दिया। कंडीशन चेंज हुआ स्टूडेंट्स? यस, बिल्कुल चेंज हुआ। अगर चारों तरफ से बंद है या किसी बहुत अंदर है कोई चीज, चारों तरफ से बंद है, ऐसा कंडीशन कहीं पे हुआ दुनिया में, क्या लगा दूं, इनसाइड लगा दूं, लगा दूं इनसाइड, लगा दिया। तो मेरा बोलने का मतलब यही था, ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड द कंसेप्ट, उसके पीछे कारण क्या है ढूंढना है।
अपना ब्रेन यूज करना है, कारण हमेशा सब कुछ के लिए कारण पूछना है, ठीक है। ऐसे होता है प्रिपरेशन। यूपीएससी यही मांगता है, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक दो आपको देता हूं, आपको एक दो क्वेश्चन देता हूं, कैसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, देखो प्लीज आ जाओ। क्वेश्चन कैसा आएगा देखो, सपोज द क्वेश्चन है द पोस्टमैन knocked at the door and asked if somebody was present dash the room. दिस इज द क्वेश्चन। और एग्जामिनर ने आपको क्या किया, द एग्जामिनर आपको 4 ऑप्शन भी दिया है, इन दे दिया है, इनटू दे दिया है, इनसाइड दे दिया है, विद इन दे दिया। ऐसे ऑप्शंस आते हैं, लगता है कि सब कुछ सेम सेम लग रहा है, ऐसा लगता है। नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको दिया था सबके पीछे कारण कैसे यूज होता है। अब आपके हिसाब से इनमें से सही आंसर कौन होना चाहिए, कौन होना चाहिए। पोस्टमैन आया, डोर पे नॉक कर रहा है, डोर में नॉक कर रहा है, पूछ रहा है कि अंदर कोई है क्या, आप कंडीशन बता दो मेरे को, कितने तरफ से बंद है, या बिल्कुल बंद नहीं है, या चारों तरफ से बंद है। कंडीशन खुद सोच लो, अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे एक छुपा हुआ है कारण, देखो यहाँ पे कारण छुपा हुआ है, नॉक्ड लिखा हुआ है, नॉक्ड। जनरली नॉक्ड कब करते हैं हम लोग, जनरली डोर पे नॉक तब करते हैं कब करते हैं, आजकल ऐसा नहीं होता है। स्कूल में जो होता था, टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, कभी लेट में आया, क्लास के आधा दूर चले जाते हैं लोग, मैं कमिंग सर, आधा जाकर कमिंग सर बोलते हैं, ठीक है। सब किए हो ऐसे, कोई ऐसा तो यहाँ पे लिखा है नॉक्ड। नॉक्ड तब करेंगे जब बंद हो, सीधी भाषा में यही है। तो बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी इनसाइड स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा, कारण आना चाहिए बस। इसके पीछे और भी कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, सब प्रीवियस क्वेश्चन आपको आना चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन प्लीज मैं आपको एक चीज बता दूं, कि कम से कम 15 साल का, 15 इयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम से कम 15 साल का आपको करना है। इसमें क्या होगा, अब 15 साल की जब बात कर रहा हूं, और एक बढ़िया बात कर रहा हूं, आप लोग पता नहीं कैसे अप्रोच लेके चलते हो, मैं इतने साल का एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। 15 इयर्स का कौन सा पेपर, प्लीज नोट इट डाउन। सीडीएस का भी पेपर आपको करना है, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, मैं आपको यही बोल रहा हूं। अब एनडीए का भी पेपर करना है, दोनों करना है। इंग्लिश का कोई लेवल नहीं होता, बराबर है। हाई स्कूल में जो इंग्लिश पढ़ते थे, 3rd क्लास में भी जो इंग्लिश पढ़ते थे, आज भी वही इंग्लिश है। मैथ्स खाली अलग है, जीएस अलग है, रीजनिंग अलग है, लैंग्वेज में कोई चेंजेस नहीं आता। ये टीचर का काम है सब कुछ पढ़ाना। ऐसा बोलूंगा नहीं एनडीए के लिए इतना तक आता इतना पढ़ाऊंगा, सीडीएस में इतना तक आता इतना पढ़ाऊंगा, ये क्या बात है, पूरा पढ़ाना भाई।
तो दोनों का पेपर आपको करना है, क्योंकि दोनों बोथ द एग्जाम्स आर कंडक्टेड बाय यूपीएससी। इसके अलावा प्लस इसके साथ जोड़ सकते हो अगर जोड़ना चाहो, जितने बाकी भी एग्जाम होते हैं, सीपीएफ का होता है, एपकैट का होता है, आपका एसएससी का होता है, बैंकिंग होता है, सिनोनिम एंटोनिम एटलीस्ट उन्हीं प्रीवियस पेपर का कर लेना है, बस हो गया पढ़ाई। बाकी टाइम में खेलो कूदो, अभी तो यंग एज है, मस्ती करने का समय वो भी चाहिए। ऐसा नहीं खाली दिन भर पढ़ाई कर रहा हूँ वही करना है। प्लान करो, कम पढ़ो, बढ़िया पढ़ो, क्वालिटी होना चाहिए। अब खेलो कूदो, हेल्थ बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों का पेपर आपको करना है। आई प्रोवाइड यू ऑल द क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप लोगों के पास नहीं है, हमारा सुपर 40 में आपको यहाँ पे मैसेज करना, फोन कर लेना, सारे मटेरियल भी आपको मिल जाएगा, उसके लिए टेंशन मत लेना। हाँ, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स बिना कोचिंग से एग्जाम नहीं निकलते, ऐसा वो डोंट थिंक लाइक दैट। कुछ भी कर सकते हो आप, एनीथिंग यू कैन डू। सही गाइड एक होना चाहिए, गाइडेंस होना चाहिए, क्या पढ़ना है, प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। उतना हो गया तो खुद भी पढ़ी कर सकते हो। तो हम लोग हमेशा है, कुछ भी कहीं से भारत के किसी कोने से फोन करो, मैसेज करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नया नया वीडियो आते रहेंगे। कुछ भी गाइडेंस चाहिए तुरंत कॉल करो, तुरंत मिलेगा, ठीक है। द कंसर्न टीचर विल गिव यू प्रॉपर एडवाइस, पूरा सही तरीके से देगा आपको, कभी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। मेहनत आपको करना है, मेहनत से नहीं डरना है, ठीक है। तो थैंक यू ऑल, बहुत अच्छा लगा, आज पहला दिन था। सो अगेन आई थैंक यू ऑल फ्रॉम सुपर 40। आ जाओ, जल्दी ज्वाइन करो, जोड़ते हैं, फिर पढ़ने में मजा आना चाहिए। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल अगेन।